Today we are going to talk about Chahman dynasty, which is a Rajput dynasty and was ruling in between 7th-8th century CE to 12th century CE. आज हम लोग चाहमान डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक राजपूत डायनेस्टी है और ये डायनेस्टी 7th-8th सेंचुरी CE से 12th सेंचुरी CE तक शासन किया था. When we are talking about the origin of Chahman dynasty, there are three important theories: the Agnikund theory, the foreign origin theory and the indigenous origin theory. जब हम लोग चाहमान डायनेस्टी का उत्पत्ति की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन थियरी आता है, जो कि अग्निकुंड थियरी है और फॉरेन ओरिजिन थियरी है और इंडिजिनियस ओरिजिन थियरी है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अग्निकुंड थियरी. अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, Chahman was one of amongst 4 Rajputa dynasties produced by sage Vashisht from sacrifice pit to protect the earth from lechas. सबसे पहले हम लोग अग्निकुंड थियरी या अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसके अनुसार चाहमान उन 4 राजपूत डायनेस्टीज में से एक थे जिनका उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के यज्ञ कुंड या अग्निकुंड से हुआ था और इनका उत्पत्ति धरती को म्लेच्छों से बचाने के लिए हुआ था. The next theory is foreign origin theory. Colonel Todd believed there was some connection between Scythians and Rajput dynasties, which includes Chahamanas also. He believes Scythians were the forefather of Rajputas. His belief is on the basis of some similar customs of both of them, but it is very hard to believe. Even Dr. Bhandarkar also believed in foreign origin theory, but according to him, the forefather of Chahamanas was not Scythians but Gurjaras. His theory was on the basis of a particular coin which mentions Bahamanas and was wrongly read by him. He read Bahamanas as Chahamanas. दूसरी सिद्धांत है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि फॉरेन ओरिजिन थियरी. कॉलोनेल टॉड के अनुसार सिथियंस यानी कि शकाज के साथ राजपूत डायनेस्टीज का कोई कनेक्शन था. इन राजपूत डायनेस्टी में चाहमान भी आते हैं. उनके अनुसार सिथियन यानी कि शक इन राजपूत डायनेस्टीज का पूर्वज थे. उनका ये मानना है कि इन दोनों का यानी कि शकों का और राजपूतों का कुछ कस्टम्स एक जैसा है और इसी के ऊपर आधारित उनका ये सिद्धांत है. डॉक्टर भंडारकर भी विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, पर वो ये मानते हैं कि चाहमान का पूर्वज शक नहीं बल्कि गुर्जर थे. उनकी इस विश्वास के पीछे वजह एक कॉइन है, एक मुद्रा है, जिस मुद्रा में असल में बहामन लिखा हुआ है, बहामान, जिसको उन्होंने गलती से चाहमान पढ़ा था. तो इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि फॉरेन ओरिजिन थियरी यानी कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत ज़्यादा
विश्वसनीय यानी कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। द नेक्स्ट थियरी इज इंडिजिनस ओरिजिन और इंडियन ओरिजिन थियरी। The majority of Indian scholars believed in the theory of Indian origin of Chahamanas, and they were Suryavanshis. Prithviraj Vijay described Chahamanas originated from Arkhmandal or Suryamandal or the circle of the sun. जो अगला सिद्धांत हम लोग चर्चा करेंगे वो है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि इंडिजिनस ओरिजिन थियरी। अधिकतम भारतीय स्कॉलर इस सिद्धांत पे विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि चाहमान का उत्पत्ति भारतीय है, इंडिजिनस है और वो लोग सूर्यवंशी थे। पृथ्वीराज विजय में ये वर्णना मिलता है कि चाहमानों का उत्पत्ति सूर्य के चारों तरफ का जो मंडल है यानी कि अर्क मंडल या सूर्य मंडल से हुआ था। Next, we are going to talk about the original homeland of Chahamanas. On the basis of Prithviraj Vijay and also on the basis of some works of Muslim writers, Chahamanas' homeland was Sakambari, which is situated in Rajputana region, which is the modern Rajasthan. But according to Bijolia inscription, one Samant or one feudatory named Chahamana was born at Ahitchhatra. Therefore, either Chahamanas belonged to Ahitchhatra and later migrated to Rajputana and established their empire, or there was another Ahitchhatra in Rajputana which was not far from Sakambari. Most of the scholars believed that Chahamana's homeland was Sakambari and their earliest capital was Ahitchhatra. अब हम लोग चाहमान का मातृभूमि यानी कि होमलैंड के बारे में बात करेंगे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार और कुछ मुस्लिम राइटर के अनुसार भी चाहमानों का होमलैंड शाकंभरी था, जो कि राजपुताना में आता है और जो आज का राजस्थान है। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन के अनुसार एक सामंत जिनका नाम चाहमान था, उनका जन्म अहिच्छत्र में हुआ था। इस दोनों सिद्धांतों को अगर मिला लिया जाए तो दो चीज़ सामने आता है। या तो चाहमान जो थे वो अहिच्छत्र से बिलोंग करते थे और बाद में राजपुताना में जाके अपना साम्राज्य विस्तृत किए थे या साम्राज्य स्थापित किए थे, और नहीं तो अहिच्छत्र एक दूसरा और जगह है जो कि राजपुताना में है और शाकंभरी से बहुत दूर भी नहीं है। ओवरऑल सभी विद्वानों का इन जनरल यही मानना है कि चाहमान का जो होमलैंड है वो शाकंभरी है, लेकिन उनका पहले यानी कि अर्ली प्रारंभिक रूप से उनका जो कैपिटल था वो अहिच्छत्र था। Here we can see some maps. In left hand side there is a green color map which is showing the important Rajput dynasties. This map is taken from Upinder Singh's book,
and in this map we can see the region of Chahman dynasty. In other two maps, which is in right hand side, we can see the closer view of the area of Chahman dynasty and also the homeland of Chahman dynasty, that is Shakambhari, pointed in the map. यहाँ पे हम लोग कुछ मैप देख पा रहे हैं। बाएं तरफ जो हरे रंग का मैप है वो उसमें सभी राजपूत डायनेस्टीज़ को दिखाया गया है। ये मैप उपिंदर सिंह की बुक से लिया गया है। यहाँ पे हम लोग चाहमान डायनेस्टी का जो रीजन है उसको देख पा रहे हैं और जो दाहिने तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में जो दो मैप है ये चाहमान डायनेस्टी का जो एरिया है उसको और नज़दीकी से यानी कि क्लोज से दिखाया गया है और शाकंभरी का जो रीजन है उसको भी पॉइंट किया गया है। Now we are going to talk about the sources of Chahman dynasty. Here I have mentioned some important sources for this dynasty. You can add more. There are mainly two kinds of sources, inscriptional sources and literary sources. The most important inscriptions are Bijolia inscription and Delhi Shivalik pillar inscription. The literary sources which are most important are Prithviraj Vijay, Prithviraj Rasho, Prabandh Kosh, Lalita Vigrah Raja, पार्था पराक्रम व्ययोग। अब हम लोग चाहमान डायनेस्टी के स्रोत के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट स्रोत यानी कि सोर्स का मेंशन किया है। आप लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं। सोर्स को यानी कि स्रोत को मूलतः दो टाइप्स में देखा जा सकता है, अभिलेख और साहित्यिक सोर्स। अभिलेखों में बिजोलिया अभिलेख और दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख महत्वपूर्ण है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत में पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, प्रबंध कोश, ललित विग्रहराज, पार्थ पराक्रम व्ययोग महत्वपूर्ण है। Vasudev was the founder of Chahman dynasty. Prithviraj Vijay describes him as Shakamvarishwar. He was not that powerful and no certain dates for his reign is found. There are some other early Chahman rulers as well. There is no certain record and dates for those rulers. But the most important rulers we are going to talk about through this lecture are Vigraha Raj IV and Prithviraj III. वासुदेव चाहमान डायनेस्टी का स्थापना करते हैं। पृथ्वीराज विजय में उनको शाकंभरीश्वर कहा गया है। वासुदेव बहुत शक्तिशाली राजा नहीं थे और ना ही उनके कोई तिथि या उनके राजकाल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। इनके बाद भी कई सारे प्रारंभिक चाहमान शासक थे जिनका कोई सही रिकॉर्ड या तिथि हमें प्राप्त नहीं होते। हम लोग इस लेक्चर के दौरान जो दो मुख्य
शासक, चाहमान शासक के बारे में बात करेंगे, वो दो हैं विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय. Now we are going to talk about Vigraharaj IV. The timing of Vigraharaj IV was in between 1150 and 1164 CE. He was probably the 20th king of this dynasty. Prithviraj Vijay stated that he killed his brother Jagadeva to occupy the throne, and ultimately in 1150 CE he occupied the throne. After establishing himself on the throne, he firstly gave his attention towards Chalukyas of Gujarat और द सोलंकीज. अब हम लोग विग्रहराज चतुर्थ के बारे में चर्चा करेंगे. विग्रहराज चतुर्थ का समयकाल है 1150 से 1164 ईस्वी. विग्रहराज चतुर्थ संभवतः 20th यानी कि 20वें राजा थे चाहमान डायनेस्टी का. पृथ्वीराज विजय में ये उल्लेख मिलता है कि विग्रहराज अपने भाई जगतदेव का हत्या कर सिंहासन प्राप्त किए थे और वे 1150 ईस्वी में सिंहासन आरोहण किए थे. सिंहासन आरोहण करते ही सबसे पहले उनका ध्यान गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकियों की तरफ जाता है. As I have told earlier that the first attention of Vigraharaj IV was gone towards Chalukyas of Gujarat or Solankis, because the Solankis defeated his father painfully. Therefore, to take revenge from them, firstly he attacked and killed Kumarpala's Dandanayak at Chittor, and this Kumarpal was a Solanki king. After that, Vigraharaj destroyed 3 towns ruled by Solanki feudatories. These towns were Javalipur, Pali, and Naddul. Vigraharaj also defeated another feudatory named Kuntapal of Kumarpal. These defeats against powerful Chalukyas of Gujarat or Solankis made him eminent and famous. जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिंहासन आरोहण के बाद विग्रहराज चतुर्थ का सबसे पहले ध्यान गुजरात के चालुक्यों यानी कि सोलंकी की तरफ जाता है. इसका वजह ये था कि सोलंकी ने उनके पिता को दर्दनाक तरीके से पराजित किया था. इसलिए वे सोलंकियों से रिवेंज लेना चाहते थे और इस कड़ी में पहली बार विग्रहराज कुमारपाल के दंडनायक कुमारपाल जो कि सोलंकी राजा थे, सोलंकी राजा कुमारपाल के दंडनायक को चित्तौड़ में जाके आक्रमण करते हैं और हत्या करते हैं. उसके बाद विग्रहराज ने सोलंकियों के
सामंतों के द्वारा शासित 3 शहरों पे आक्रमण करते हैं। उन शहरों का नाम है जावलीपुर, पाली और नद्दूल। इसके अलावा विग्रहराज सोलंकी राजा कुमारपाल के एक और सामंत कुंतपाल को भी पराजित करते हैं। सिंहासन के पे आरोहण करते ही शक्तिशाली सोलंकियों को इस तरीके से पराजित करने के वजह से विग्रहराज बहुत ही विख्यात यानी कि फेमस हो जाते हैं। Next, Vigraraj IV was annexed the territories of Bijolia, Jahajpur, Mandalgarh, Jalore, Chittor, Nadol, Mewar and Marwar. These territories were situated around the homeland of Chahamanas. अगला जो काम विग्रहराज चौथे करते हैं वो ये है कि वो अपने होमलैंड के आसपास के कुछ हिस्सों को अपने राज्य के अंतर्गत करते हैं, जैसे कि बिजोलिया, जहाजपुर, मंडलगढ़, जलोर, चित्तौड़, नादौल, मेवाड़ और मारवाड़। After that, Vigraraj IV's attention has gone towards Bhadanaka kingdom. Bhadanaka kingdom comprised the area between Shekhawati and Ahiravati. It seems that this Bhadanaka kingdom have been subdued by Vigraraj IV. इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ का ध्यान भदनक राज्य के ऊपर जाता है। भदनक राज्य शेखावती और अहिरावती के बीच में बसा हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है कि इस भदनक राज्य को भी वो अपने में अंतर्गत कर लिए थे। पृथ्वीराज विजय says that Vigraraj had captured several hilly forts. These forts might have been situated at the foot of Himalayas. पृथ्वीराज विजय में ये उल्लेख मिलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने बहुत सारे पर्वतीय दुर्गों को भी हासिल किए थे और ये पर्वतीय दुर्ग संभवतः हिमालय के तलहटी में स्थापित था। According to Delhi Shivalik pillar inscription, Vigraraj captured Dillika, which was ruled by Tomaras. This Tomaras was a feudatory dynasty of the Gahrwals. This conquest made Vigraraj, i.e. the Chahamanas, come face to face with Muslim invaders of Punjab and also removed the strong barrier, that is the Dillika or the Delhi, between Muslim of Punjab and the Gahrwalas of Kanyakubj. दिल्ली शिवालिक पिलर अभिलेख के अनुसार
विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली का, जो कि आज का दिल्ली है, उसको भी अपने साम्राज्य में अंतर्गत कर लिया था। और ये दिल्ली का या दिल्ली जो था वो तोमारों के द्वारा शासित हुआ करता था। और ये तोमर गहरवालों के सामंत थे। दिल्ली को जीत के विग्रहराज यानी कि चाहमान मुस्लिम इन्वेडर या मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि पंजाब में बसे हुए थे, उनके सम्मुखीन हो गए, यानी कि उनके एकदम आमने सामने आ गए। इस दिल्ली को जीत के विग्रहराज ने कन्याकुब्ज के गहरवाल और पंजाब के मुस्लिम के बीच का जो एक सख्त एक बैरियर था, एक जो प्राचीर था, उसको तोड़ दिए थे। Now we are going to talk about the conflict of Vigraraj IV with Muslims. This time Vigraraj IV was facing tremendous crisis created by the threatened invasion of the Yemeni rulers of Lahore, which were the Muslim rulers. Somdeva's drama Lalita Vigraharaj mentioned that Hamira, which is identified as Amir Khusru Shah, had penetrated into the Chahamanas territory up to Baghera in Jaipur and claimed Vigraharaj IV's surrender. In spite of the advice of bribing the invader by his minister called Sridhar, Vigraharaj decided to risk a war against the Yemeni rulers. Further, no description of the war was given in that drama. But in Prabandha Kosh, it is mentioned that Vigraharaj was Turushk-jeet, which means the victor of Turks, which indicates that Vigraharaja's ultimate victory against the Yemeni rulers of Lahore. This incident also confirmed in Delhi Shivalik pillar inscription. अब हम लोग विग्रहराज IV के साथ मुस्लिमों के बीच संघर्ष की चर्चा करेंगे। विग्रहराज चतुर्थ यमीनी रूलर, लाहौर के यमीनी रूलर शासक के द्वारा बार बार थ्रेट सह रहे थे, मतलब बार बार जो धमकी उनका सह रहे थे। सोमदेव का ड्रामा, सोमदेव का नाटक ललित विग्रहराज में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हमीरा, जो कि अमीर खुसरू शाह है, उन्होंने चाहमान के जो सीमा है उसके अंदर आ चुके थे और जयपुर के बाघेरा नामक जगह तक पहुंच गए थे। पहुंच के वो विग्रहराज चतुर्थ को आत्मसमर्पण करने के लिए बोले थे। विग्रहराज चतुर्थ के
मंत्री श्रीधर ने विग्रहराज को ये बोला था कि आप इन यमिनी शासकों को कुछ मूल्यवान उपहार दे के शांत करें, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ उनके बात पे सहमत नहीं होते हैं और वो यमिनी शासकों के साथ युद्ध करने का रिस्क लेते हैं। लेकिन वो जो सोमदेव का जो नाटक है ललित विग्रहराज, उसमें इसके आगे इनके लड़ाई के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है। एक दूसरा साहित्यिक स्रोत है प्रबंध कोश, जिसमें विग्रहराज को तुरुष्क जीत कहा गया है, जिसका मतलब है तुर्क का विजेता या और द विक्टर ऑफ तुर्क। इससे ये पता चलता है कि विग्रहराज अंततः यमिनी शासकों को हरा दिए होंगे। इस घटना का उल्लेख हमें दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख में भी प्राप्त होता है। Now we are going to discuss about Prithviraj III. The timing of Prithviraj III was between 1178 to 1192 CE. He was son and successor of Someshwar. He ascended the throne in 1178 CE when he was a minor, and his mother Karpur Devi had handled the administration with the help of her able ministers named Mahamandaleshwar and Kadambavats, and also she took help of her uncle named Bhuvanai Kamalya. And after few years, when Prithviraj became adult, he himself took the charges. अब हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज तृतीय का समयकाल था 1178 टू 1192 CE यानी कि ईस्वी। पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर का पुत्र एवं उत्तराधिकार थे। 1178 में पृथ्वीराज तृतीय सिंहासन आरोहण किए थे, लेकिन उस समय वे नाबालक मतलब माइनर थे, जिस वजह से उनकी माता कर्पूर देवी शासन संभाल रही थी और वे कुछ दक्ष मंत्री जैसे कि महामंडलेश्वर और कदम्बवस का सहायता लेती थी। इसके अलावा उनका चाचा भुवनाई कमल भी उनको शासन कार्य में सहायता करते थे। कुछ साल बाद जब पृथ्वीराज तृतीय बालिक होते हैं, तब वो खुद ही शासन भार संभालने लगते हैं। Now we are going to talk about the important events happened during the reign of Prithviraj III. Sooner after ascending the throne, Prithviraj was facing a challenge
That was the revolt of one of his relative named Nagarjuna. Nagarjuna not only revolted but also seized a part of Prithviraj's kingdom named Gudpur. After listening or knowing this fact, Prithviraj rushed to Gudpur with his army and captured Nagarjuna in his fort and regained Gudpur. अब हम लोग पृथ्वीराज थर्ड के समयकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सिंहासन आरोहण के तुरंत बाद पृथ्वीराज ने जो सबसे पहला चैलेंज का सामना किया, संघर्ष का सामना किया, वो था उनके रिश्तेदार नागार्जुन के द्वारा किए गए विद्रोह। नागार्जुन ना तो सिर्फ उनके खिलाफ विद्रोह किए थे बल्कि चाहमान राज्य का एक हिस्सा गूधपुर को दखल यानी कि कब्जा कर लिए थे। ये घटना सुनते ही पृथ्वीराज अपने सेना के साथ गूधपुर पहुंचते हैं और नागार्जुन को उनके दुर्ग में ही कैप्चर कर लेते हैं और गूधपुर को पुनः हासिल कर लेते हैं। The next important event was the war with Chandel. Paramardi Chandel of Jaijabhukti and Jayachandra Gaherwal of Kanyakubj and Prithviraj were contemporary to each other. Gaherwal and Chahamanas shared a hostile relation. However, more inscription suggests a cordial relation between Chandelas and Gaherwalas. Therefore, probably the relation of Prithviraj III with Chandel king Paramardi Chandel was not that good because Paramardi Chandel was the friend of his enemy Jayachandra Gaherwal. But obviously not that extreme warlike. However, war lover Prithviraj did not need any provocation for attacking Chandelas. Even he means Prithviraj III need to do friendship with Paramardi Chandel in order to protect himself and his kingdom from future Muslim attacks. But he didn't do any of this. Without doing this, he even attacked on Paramardi Chandel. Listening this fact, Gaherwala king Jayachandra sent military help to Paramardi Chandel. Even after that, Paramardi Chandel couldn't resist Prithviraj's attack and ultimately defeated. This victory of Prithviraj did not give him any territorial gain, but only addition of one more bitter enemy against him. जो अगला महत्वपूर्ण घटना है वो है पृथ्वीराज का चंदेलों के साथ युद्ध। चंदेल राजा परमर्दी चंदेल, गहरवाल राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज तृतीय समकालीन थे। गहरवाल और चाहमान के बीच एक शत्रुता का संबंध था। माऊ इंस्क्रिप्शन या माऊ अभिलेख में ये कहा गया है कि चंदेल और गहरवाल के बीच मित्रता का संबंध था। ये संभव है कि चाहमान राजा पृथ्वीराज तृतीय का
चंदेल राज परमर्दी चंदेल के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं था, क्योंकि परमर्दी चंदेल पृथ्वीराज के शत्रु जयचंद्र गहरवाल के मित्र थे। संबंध अच्छा तो नहीं था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था कि युद्ध किया जाए। पृथ्वीराज को कभी भी परमर्दी चंदेल के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनके साथ एक मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहिए था या स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए था। इससे वे भविष्य में होने वाले मुस्लिम आक्रमणों से अपने आप को और अपने राज्य को बचा सकते थे और उनको मदद चंदेलों से मिल सकता था। लेकिन पृथ्वीराज ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो युद्ध प्रेमी थे। वे चंदेल राजा परमर्दी चंदेल पे आक्रमण कर देते हैं। इस आक्रमण की घटना सुनते ही गहरवाल राजा जयचंद्र ने परमर्दी चंदेल को मदद के रूप में सेना भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमर्दी चंदेल पृथ्वीराज से नहीं बच पाते हैं, नहीं जीत पाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इस घटना से पृथ्वीराज को कोई भी भौगोलिक यानी कि कोई भी स्थान प्राप्त नहीं होता है, कोई भी टेरिटोरियल गेन नहीं होता है, बल्कि उन्हें नुकसान होता है। कैसा नुकसान? उनका ऑलरेडी बहुत से शत्रु थे, एक और शत्रु यानी कि परमर्दी चंदेल बढ़ जाते हैं। The next important event of his reign was the annexation of Bhadanak kingdom. The Bhadanak king Shahanpal was defeated by Prithviraj III, as Bhadanak kingdom was the neighboring territory of Chahaman, therefore was easy and obvious prey of Prithviraj's aggression. The Bhadanak territory comprises the places like Bharatpur, Dholapur, Karauli, Mathura and Alwar. जो अगला महत्वपूर्ण घटना है वो है पृथ्वीराज के द्वारा भदनक राज्य पे कब्जा। भदनक राजा शाहनपाल पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा पराजित हो जाते हैं। ये भदनक राज्य चाहमान के ही पड़ोसी राज्य था, इसीलिए चाहमान राजा पृथ्वीराज के द्वारा इस राज्य को कब्जा करना, आक्रमण करना और कब्जा करना बहुत ही आसान था। भदनक राज्य के सीमा में भरतपुर, धौलापुर, करौली, मथुरा और अलवर जैसे जगह आते थे। The next important event was the relation of Prithviraj III with Chalukyas of Gujarat or Solankis. There was probably a warlike relation between Prithviraj Chahaman and Chalukyas of Gujarat or Solanki king Bhima II. Different sources suggest different views. Prithviraj Rasho mentioned a defeat of Bhima II by Prithviraj, whereas Parth Parakram Vyayog said Parmar Prince Prahalad, who was a feudatory of the Chalukyas of Gujarat. This Prahalad was attacked and defeated by Prithviraj. So, whatever it is, ultimately there was a treaty between Bhima II and Prithviraj. अगला महत्वपूर्ण घटना है पृथ्वीराज तृतीय के साथ गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकियों का संबंध। संभवतः पृथ्वीराज तृतीय और गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकियों का बहुत अच्छा संबंध नहीं था। पृथ्वीराज
के समकालीन जो गुजरात के चालुक्य राजा थे वो भीम द्वितीय थे। डिफरेंट मतलब अलग अलग जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, वो थोड़ा अलग अलग बातें बोलती हैं। जैसे पृथ्वीराज राशो के अनुसार भीमा द्वितीय पृथ्वीराज के द्वारा पराजित हुए थे। एक दूसरे साहित्यिक स्रोत पार्थ पराक्रम व्यायोग के अनुसार पारमार राजकुमार प्रहलाद, जो कि गुजरात के चालुक्य राजा भीमा द्वितीय के सामंत थे, वे पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा पराजित हुए थे। अब जो भी था, भीमा द्वितीय या भीमा द्वितीय के सामंत राजा, जो भी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित क्यों न हो, अंततः भीम द्वितीय और पृथ्वीराज के बीच एक संधि का संबंध या ट्रीटी स्थापित होता है। Now we are going to talk about the relation of Prithviraj III with Gaharwalas. Since the previous king Vigraharaj IV conquered Delhi from Tomars, an enmity established between Chahamanas and Gaharwalas. The contemporary Gaharwal ruler of Prithviraj was Jayachandra, and Jayachandra was equally powerful like Prithviraj, and both of them shared a hostile relation. अब हम लोग पृथ्वीराज थर्ड के साथ गहरवालों का संबंध को लेके चर्चा करेंगे। विग्रहराज फोर्थ, जो कि इससे पहले राजा थे, चहमान राजा थे, विग्रहराज फोर्थ यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने जब तोमारों से दिल्ली को जीता था, दिल्ली को कब्जा किया था, उसी समय से चाहमान और गहरवाल के बीच एक शत्रुतापूर्ण संबंध स्थापित हो गया था, और वही शत्रुता वाला संबंध पृथ्वीराज तक चल रहा था। पृथ्वीराज के समय समकालीन जो गहरवाल शासक थे, उनका नाम था जयचंद्र, और जयचंद्र भी पृथ्वीराज के जैसा ही शक्तिशाली और पावरफुल रूलर थे, और पृथ्वीराज एवं जयचंद्र आपस में शत्रुतापूर्ण संबंध रखते थे। The last and the most important event of Prithviraj III's reign was Shihabuddin Muhammad Ghori's attacks and consequences. Here in this map, we can see the route of Ghori's attack on Indian subcontinent, how he came to India from Ghazni. We are going to talk about this topic, I mean Ghori's attack and its consequences, through mainly 3 points: the Battle of Kasharad, First Battle of Tarain, and Second Battle of Tarain. अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि पृथ्वीराज थर्ड के राजकाल में हुआ था, वो है शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का आक्रमण और उसके रिजल्ट, मतलब उसके आक्रमण और उसके फल। इस स्लाइड में हम लोग एक मैप देख पा रहे हैं, जिस मैप में घोरी ने किस रास्ते से भारत पर आक्रमण किया था, गजनी से भारत पर आक्रमण किया था, वो दिखाया गया है। हम लोग शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का आक्रमण और इसके फल का जो इवेंट घटना है, इसको हम लोग मूलतः 3 बिंदुओं में चर्चा करेंगे। पहला है कशारद का युद्ध, दूसरा पॉइंट है
तराइन का प्रथम युद्ध और तीसरा पॉइंट है तराइन का द्वितीय युद्ध। Now I am going to discuss the first point, which is the Battle of Kasharhad. Shihabuddin Muhammad Ghori came to power in Ghazni in 1173 CE, and in following 2 years he conquered Multan and Uch, devastated Kiradu and Nadol. After that he attacked Gujarat in 1175 CE. This time Prithviraj should extend his help to the Solankis or the Chalukyas of Gujarat against Ghori, but he didn't do that. In that battle of Kasharhad, though Gujarat King Bhim II managed to protect his empire and beat Ghori, but the power of Ghori didn't finish. Therefore, Ghori achieved greater success in Sindh and Punjab and controlled over these by 1186 CE. And making Sindh and Punjab his base, Ghori started threatening the Chahamana border and was beaten back by Prithviraj several times. हम लोग अब पहला बिंदु यानी कि कशारहद का युद्ध को लेके चर्चा करेंगे। शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी गजनी में अपना शक्ति में 1173 में आए थे और उसके बाद के 2 साल तक यानी कि 1175 तक वे मुल्तान, उच्च, किरदू, नादोल ये सब हिस्सों को जीते और ध्वस्त भी किए। उसके बाद वे 1175 में गुजरात पे आक्रमण कर दिए। ये इस समय पृथ्वीराज को गुजरात के चालुक्य या सोलंकी को मदद भेजना चाहिए था, घोड़ी के खिलाफ मदद भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे ये हुआ कि जो युद्ध गुजरात के चालुक्य और घोड़ी के बीच हुआ उसी युद्ध का नाम है कशारहद का युद्ध। और इस युद्ध में किसी तरीके से सोलंकी राजा भीम II या भीम द्वितीय ने अपने आप को और अपने साम्राज्य को बचा तो पाए थे, लेकिन घोड़ी का जो पावर है, शक्ति है, उसको ख़त्म नहीं कर पाए थे। इसके फलस्वरूप ये हुआ कि घोड़ी गुजरात से तो हटे, लेकिन वो और बड़ा और सफल हुए सिंध और पंजाब के ऊपर आक्रमण करके। और उसके बाद वे सिंध और पंजाब को अपना युद्ध का अपने भारतवर्ष में अपना एक घाटी या अपना एक बेस बनाए। 1186 तक वो सिंध और पंजाब को अपना बेस बनाए रहे या घाटी बनाए रहे और वहाँ से वे बार बार चाहमान के जो बॉर्डर है उसमें पहुँचते रहे, सीमा पर पहुँचते रहे और थ्रेट या धमकी देते रहे पृथ्वीराज को। भले ही जितना भी बार वो थ्रेट किए या धमकी दिए, पृथ्वीराज उनको हरा के वापस भेज दिए, लेकिन वो कंटिन्यूअस ये काम करते रहे। Now we will talk about the first battle of Tarain. Through the battle of Kasharhad, the platform has already been made on which the first battle of Tarain was happened. So, firstly, Ghori occupied Tabar Hind, which is also called Sirhind. Prithviraj immediately marched towards Tabar Hind,
to punish Ghori, and both of them met on the battlefield of Tarain, which is situated in modern Haryana. This battle was won by Prithviraj. However, after the battle, Prithviraj didn't take any action against fleeing Ghori's army. He didn't even fortify Tabar Hind fort for further protection. Besides, he already had enmity with neighboring kingdoms like Gaherwal, Chandel, Solanki, etc. And he didn't put any effort to make it cordial. Even he spoiled the relationship with Gaherwal by eloping with his daughter Samoyogita after first battle of Tarain. This incident is mentioned in पृथ्वीराज रासो। अब हम लोग अगला बिंदु यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 मतलब 1191 CE में हुआ था और ये कहीं ना कहीं तराइन का ये प्रथम युद्ध का जो एक प्लेटफॉर्म है वो पहले ही बन गया था। जो हम लोग इससे पहले जिस युद्ध की बात किए कशाहृत का युद्ध, इस युद्ध के दौरान ही कहीं ना कहीं इस युद्ध का तराइन का प्रथम युद्ध का एक भीति यानी कि एक प्लेटफॉर्म बन चुका था। इस समय घोड़ी तबर हिंद यानी कि सिर हिंद को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कैप्चर या कब्जा कर लेते हैं। ये घटना सुनते ही पृथ्वीराज तुरंत तबर हिंद में पहुंचते हैं और घोड़ी को सबक सिखाने के लिए युद्ध घोषित करते हैं। उनके आपस में युद्ध तराइन के क्षेत्र में होता है और ये तराइन का क्षेत्र आज का हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में जो तराइन का प्रथम युद्ध है जो 1191 CE में हुआ था, इस युद्ध में पृथ्वीराज का विजय होता है। लेकिन पृथ्वीराज इस युद्ध के बाद कोई भी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपना फ्यूचर को, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं। घोड़ी का जो भी सेना जो भाग रहे थे उनको वो भागने देते हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। इवन वो तबर हिंद का जो दुर्ग था, तबर हिंद या सिर हिंद का जो दुर्ग था, उसको भी दोबारा से फोर्टिफाई नहीं करते हैं, उसको भी किसी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज का अपने आसपास के अपने समकालीन जो शक्तिशाली राजपूत डायनेस्टीज़ थे उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे, शत्रुतापूर्ण संबंध थे, जैसे कि गहरवाल, चंदेल, सोलंकी, इन किसी के भी साथ उनका अच्छा संबंध नहीं था और वे उनके साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश भी नहीं किए। ऊपर से गहरवाल राजा जयचंद्र की पुत्री समयोगिता को भगा के विवाह किए और इस घटना से वो जयचंद्र को और ज़्यादा विपक्ष कर दिए। समयोगिता को भगाने का ये जो घटना है इसका उल्लेख हमें पृथ्वीराज रासो में मिलता है। Now the last point which we are going to discuss is the second battle of Tarain, which was happened in 1192 CE. With an army of 1,20,000 soldiers, Muhammad Ghori attacked on Chahamans once again in 1192 CE. Prithviraj Raso tells
that Ghori was invited against Prithviraj by Jayachandra Gaherwal. However, this statement was not much accepted by scholars. This time, in the second battle of Tarain, Prithviraj was defeated and slain by Ghori. This time Ghori did lots of homework and had a foolproof strategy against Prithviraj. Besides, according to many scholars, the army of Prithviraj was involved in other wars of the same time, therefore couldn't be accumulated against Ghori's attack. Prithviraj did not get any support from most of the Rajput kings, as most of them were his enemies or rivals. Prithviraj's minister Someshwar joined his hand with Ghori because Prithviraj had chopped his ears off by doubting his loyalty. And two of the most efficient commanders of Prithviraj couldn't join in the battle of Tarain with him. Ghori applied many strategies against Chahaman, which had not failed this time. Finding himself hopeless in the battlefield, Prithviraj tried to escape from the battlefield, but captured by Ghori's army near Saraswati and slain by Ghori. In this way, the life of most fearless, brave and brilliant ruler of ancient India, Prithviraj Chahaman, was ended. अब हम लोग तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1152 शायद 1152 ही बोलते हैं 1192 CE में हुआ था। इस टाइम मोहम्मद घोरी दोबारा 1,20,000 सेना के साथ चाहमान के ऊपर आक्रमण किए थे। पृथ्वीराज रासों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि घोरी को जयचंद्र गहरवाल ने पृथ्वीराज के खिलाफ आमंत्रण किए थे, लेकिन ये उल्लेख को विद्वान लोग बहुत ज़्यादा नहीं मानते। तराइन का ये जो द्वितीय युद्ध हुआ, जो सेकेंड बैटल हुआ, इसमें पृथ्वीराज पराजित हुए थे और घोरी के द्वारा उनका हत्या हुआ था। इस बार आक्रमण करने से पहले घोरी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किए थे, बहुत ज़्यादा अपने प्रिपेयर किए थे, बहुत होमवर्क किए थे, बहुत सारे स्ट्रैटेजी अपनाए थे। और इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों का ये भी मानना है कि पृथ्वीराज का जो एक बहुत बड़ा सेना था, वो पूरा सेना एक साथ तराइन का द्वितीय युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे, क्योंकि उनका सेना चारों तरफ डिवाइडेड होके अलग अलग युद्ध में फंसे हुए थे। तो इसी वजह से वो सभी मिलके एक साथ घोरी के आक्रमण के खिलाफ लड़ नहीं पाए थे। इसके अलावा पृथ्वीराज को कोई भी दूसरा जो शक्तिशाली राजपूत डायनेस्टीज थे उस टाइम के, जैसे कि चंदेल, सोलंकी, गहरवाल, किसी का भी कोई मदद नहीं मिला था, क्योंकि कोई भी पृथ्वीराज के मित्र नहीं थे, सभी पृथ्वीराज के शत्रु थे। इसके अलावा पृथ्वीराज अपने मंत्री सोमेश्वर का कान को काट दिए थे, इस डाउट में कि सोमेश्वर उनके प्रति लॉयल नहीं है। इस डाउट में, इस संदेह में वे पृथ्वीराज उनका कान को काट दिए थे, और इस गुस्से में सोमेश्वर पृथ्वीराज को छोड़ के घोरी के साथ जुड़ गए थे। इसके अलावा पृथ्वीराज के दो और बहुत ही दक्ष सेनापति भी इस युद्ध में
भाग नहीं ले पाए थे। और इसके अलावा हम लोग ये जान ही रहे हैं कि घोड़ी, जो कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि बहुत सारे स्ट्रैटेजी, पहले का ही फुल प्रूफ बहुत सारे स्ट्रैटेजी लेके इस बार आक्रमण किए थे, जो कि इस टाइम अब फेल नहीं हुए थे। युद्ध क्षेत्र में मतलब बैटलफील्ड में अपने आप को बहुत ही हताश पाके पृथ्वीराज किसी तरीके से भाग के बचने का कोशिश भी किए थे, लेकिन अंततः वो घोड़ी के सेना उनको पकड़ लिए थे और घोड़ी के द्वारा वो हत्या कर दिए गए थे। इस तरीके से भारतवर्ष के प्राचीन काल के मतलब भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के एक शक्तिशाली, एक साहसी और एक ब्रिलियंट शासक पृथ्वीराज का अंत हुआ था। After the second battle of Tarain, Ghori captured different places of Chahman dynasty like Hansi, Sirsa, Samana, Koharam, and reached up to Ajmer. Ajmer was mercilessly looted and the temples situated there were demolished by him. Prithviraj's brother Hariraj continued fight against Ghori and succeeded recapturing Ajmer temporarily. However, after realizing less power of himself than the Muslim invader, Hariraj chose death in 1198 CE. After that, Ajmer was recaptured by Qutb ud-Din, a commander of Muhammad Ghori, and in this way the mighty Chahman kingdom was ended. तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद घोड़ी चाहमान साम्राज्य के बहुत से हिस्सा को कब्जा कर लिए थे, जैसे कि हांसी, सिरसा, समाना, कोहराम इत्यादि, और अजमेर तक पहुंच गए थे। अजमेर को बहुत बुरी तरीके से लूटे थे और अजमेर में स्थित जो मंदिर थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए थे। इस सिचुएशन में पृथ्वीराज के भाई हरिराज घोड़ी के साथ निरंतर रूप से युद्ध करते रहे और किसी तरह से अजमेर को दोबारा से बचा पाए थे, लेकिन वो ये समझ गए थे कि उनका शक्ति मुस्लिम इन्वेडर घोड़ी से बहुत ही कम है, तो वे उनके हाथों मरने से अच्छा खुद से मरना उचित समझे थे और 1198 CE में उनका मृत्यु वो अपने आप को मार डाले थे। उनके मौत के बाद मतलब हरिराज के मौत के बाद कुतुबुद्दीन, जो कि मोहम्मद घोरी का एक कमांडर थे, सेनानायक थे कुतुबुद्दीन, वो अजमेर को दोबारा से कब्जा कर लिए थे और इसी तरीके से चाहमान, जो एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, उसका पूरी तरीके से अंत हो गया था।